नमो नमः मित्रों, एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम छंद का टॉपिक पढ़ रहे थे। छंद के सामान्य परिचय हमने जान लिया था। हम लघु और गुरु की जो व्यवस्था थी वो भी हम जान चुके थे। आज हम जो गण है, गण बनाना सीखेंगे और गणों की संख्या मैंने कल आपको बता दी थी, 8 होते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, यह माता राजभान सलगा। इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक होगा वो गण पढ़ेंगे और उसके बाद में एक जो हमारा मात्रिक छंद है आर्या, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, वो आपकी मानसिक जो तनाव है उसको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उच्चारण कर रहा हूं। आप भी ध्यानपूर्वक उसको सुने और आप भी बोलना साथ साथ में। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले गण के विषय में जान रहे हैं। गण आपको कल भी मैं बता रहा था कि 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम गण कहते हैं। अब देखिए यहां पे कल आपको एक सूत्र बताया था और वो सूत्र था हमारा यह माता राज भान शलगा। याद करना है आपको, सभी उच्चारण करेंगे। यह माता राजभान शलगा। गणों की संख्या कितनी होती है? कुल 8। कितनी होती है? 8। सूत्र है हमारा यह माता राजभान शलगा। इसी सूत्र से हम 8 गणों को पूरा करेंगे और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, यकार से लीजिए आप यगण। यकार से जो गण बन रहा है वो बन रहा है यगण। मकार से जो गण बन रहा है हमारा वो बन रहा है मगण। तकार से जो गण बन रहा है हमारा वो बन रहा है तगण। इसी प्रकार मित्रों रकार से जो गण बन रहा है वो बन रहा है रगण। जकार से जगण। भकार से भगण। नकार से नगण। सकार से सगण। इस प्रकार से मित्रों हमारे गणों की जो संख्या है वो है 8। अब देखिए इनमें हमें 3-3 वर्णों के लिए आपको बताया है कि 3-3 जो वर्ण हैं हमारे उनके समूह को लेंगे और समूहों को लेने के बाद में हम उसमें जैसे मान लीजिए गण बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पे देखिए यगण आ रहा है। कौन सा गण आ रहा है मित्रों? यगण आ रहा है। इसके बाद में मगण आ रहा है। इसके बाद में तगण आ रहा है। इसके बाद में रगण आ रहा है। इसके बाद में भगण आ रहा है। रगण के बाद में जगण है, भगण है, नगण है, सगण है। ये यहां से लिए मैंने यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। अंत में हमारे पास लय और गा रह गया। तो आपको बताया जा रहा है कि लय का मतलब होता है, लय का क्या मतलब है? लघु। और मित्रों गा का मतलब आपको जानना है यहां पे गुरु। इस प्रकार से मित्रों ये हमारा जो सूत्र है वो कंप्लीट होता है।
अब इसमें हम गण बना रहे हैं तो तीन तीन वर्ण लेंगे। तो देखिए य और मा और ता, यानी कि य मा ता, यहां तक ले लिए। जैसे मैं लिख रहा हूं य मा ता। इसके बाद में मा तारा, मगण बनाएंगे तो मा तारा। इसके बाद में तगण बनाएंगे तो ताराज, ताराज। इसके बाद में रगण बनाएंगे तो राजभा, राजभा। इसके बाद में मित्रों जगण आ रहा है तो जय भान, जय भान। इसके बाद में भगण, तो देखिए भानस, तीन वर्ण आ रहे हैं सभी में, भानस। इसके बाद में नगण नैसल, नैसल। और अंत में हमारा गण है सगण, तो सैलेगा, शैलेगा। इस प्रकार से मित्रों ये तीन तीन वर्ण हमारे पास आ गए। यह माता, मातारा, ताराजय, राजभा, जय भान, भानस, नसल और सलगा। अब देखिए आप कल पढ़ रहे थे कि लघु और गुरु की व्यवस्था छंदों में किस प्रकार से करनी है। तो कल आपको बताया था कि ऋष्वम लघु, यानी कि जो ऋष्व वर्ण है, ऋष्व वर्ण हमारे कितने हैं 5, उनको हम किस में प्रयुक्त करेंगे, लघु वर्ण में प्रयुक्त करेंगे। और लघु के लिए आपको चिन्ह भी मैंने बताया था, आई का चिन्ह प्रयुक्त करना है। लघु के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करना है, लघु के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त करना है हमें वो करना है आई, और गुरु के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त करना है वो करना है एस। अच्छा ये गण है, कौन से छंदों में काम आएंगे, मात्रिक छंदों में काम आएंगे या वार्णिक छंदों में। तो आपका उत्तर आएगा वार्णिक छंदों में, क्योंकि मात्रिक छंदों में तो मित्रों आपको मात्राओं की गणना करवाई जाएगी, जबकि वार्णिक छंदों में मित्रों आपको वर्णों के गण बना करके फिर निर्धारण किया जाएगा कि इसमें ये वार्णिक छंद है। उसमें जैसे चाहे इंद्र वज्रा हो, उपेंद्र वज्रा हो, शार्दुल विक्रीडकम हो, जो भी वार्णिक छंद होगा वो आपको बता दिया जाएगा, उसका लक्षण बताया जाएगा। उसके आधार पर आप उन वर्णों के गण बनाना, और गण के बाद में यदि उसमें उस लक्षण के अनुसार वो गण बन रहे हैं तो वहां पे वो वार्णिक छंद बन जाएगा। इसके बाद में देखिए अब चलते हैं आगे हम, और इसमें हम हमारे जो चिन्ह है उन चिन्हों को हम प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए यह माता, अभी यहां पे हम बना रहे हैं तो यह में देखिए यकार में अकार है, ऋष्व ए है तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा, आई। मां दीर्घ है तो दीर्घम गुरु, और ता भी दीर्घ है। इस प्रकार से हमारे जो गण हैं वो बनेंगे आई एस एस। आगे बात करते हैं मातारा, तो मातारा में देखिए दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ, तो तीनों में दीर्घ है, तो यहां पे इसके लिए प्रयुक्त होगा ये चिन्ह एस एस एस। ताराज, यहां पे दोनों दीर्घ हैं लेकिन जकार में आकार ऋष्व है, ऋष्व होने के कारण से मित्रों आई का चिन्ह प्रयुक्त होगा। तो यहां पे मैं कर रहा हूं एस एस आई। राजभा, यहां पे जो आ है वो दीर्घ है, दीर्घ होने के कारण जो चिन्ह प्रयुक्त होगा वो होगा एस। जय आई भा एस। अब कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार से बन रहे हैं, आपको बता रहा हूं कि यहां पे छंदों में सिर्फ आपको स्वर वर्ण हैं उनको ही ध्यान में रखना है। चाहे जकार में ई हो ऋस्व तो भी आई, यहां पे आपको जय नहीं देखना है, इस जय में ए है, इस आकार को देखना है, भय में आ है, आ को देखना है, और नकार में ए है, इसको देखना है। तो इस प्रकार से हम जगन का बनाएंगे तो आई एस आई। इसी प्रकार
भगण का बनाएंगे तो एस आई आई, नगण का बनाएंगे तो देखिए न स ल, तीनों में ऋस्व है तो आई आई आई। इसी प्रकार सगण का बनाएंगे तो आई आई एस। इस प्रकार से मित्रों ये जो हमारे तीन तीन वर्णों के जो समूह हैं, समूह के आधार पे हमने यगण का जो चिन्ह प्रयुक्त किया वो किया आई डबल एस, मगण का जो चिन्ह प्रयुक्त किया ट्रिपल एस, तगण का एस एस आई, रगण का एस आई एस, जगण का आई एस एस, भगण का एस आई आई और नगण का तीनों लघु और सगण का आई आई एस। ये हमारे गण हैं। इस प्रकार से हमने इनका चिन्ह प्रयुक्त किया। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों कि जैसे मान लीजिए आपको ये जो चिन्ह है इनको कहां पे प्रयुक्त करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वार्णिक छंद पढ़ेंगे हम, वार्णिक छंदों में सबसे ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि गण बना करके जो छंदों का निर्धारण किया जाता है वो कौन से छंद कहलाते हैं, वार्णिक छंद कहलाते हैं। कभी कभी प्रश्न क्या है कि यहां से ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि डायरेक्ट ये चिन्ह दे दे, ये चिन्ह दे करके और पूछ ले कि ये कौन सा गण है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कौन सा गण है, यगण है। ऐसे मान लीजिए तीनों लघु दे दे, आई 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 दे दे और उसमें पूछ ले कि कौन सा छंद कौन सा गण है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा ये नगण है। ऐसे ही मान लीजिए रगण के विषय में पूछ ले कि रगण का जो चिन्ह है वो प्रयुक्त होता है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा एस आई एस। इस प्रकार से मित्रों ये आपको ये बताया है मैंने चिन्ह, इन गणों के ही ये चिन्ह है और मैंने इसी सूत्र के माध्यम से आपके सामने ये प्रस्तुत किया है, अलग कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं। यदि आपको ये सूत्र बहुत ही अच्छी तरीके से याद है तो आपका जो वार्णिक छंद है वो बिल्कुल सही होगा, और यदि ये सूत्र आपको याद नहीं हुआ तो वार्णिक छंद जो है वो आपका सही नहीं हो सकता, क्योंकि गण याद करना जरूरी है। चलो ठीक है, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यगण देकर के इसके जो चिन्ह है वो भी पूछा जा सकता है और चिन्ह देकर के आपको गण भी पूछा जा सकता है। हम आगे जो क्लासें होंगी उसमें आपको प्रश्नोत्तरी जब करवाएंगे उस समय आपके सामने प्रश्न भी उपस्थित होंगे जो मैं बता रहा हूं वैसे। आप देखिए इनके कुछ लक्षण और होते हैं और लक्षणों में आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है क्या, यहां पे देखिए आई है वो प्रारंभ में है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं आदि लघु, आदि लघु मतलब प्रारंभ में लघु है। और देखिए इनमें सभी में है, सिर्फ एक ही लघु है यहां पे, इसलिए इसको कहा है आदि लघु। अच्छा आप कहोगे सर ये तो यहां पे भी है, लेकिन यहां पे प्रारंभ में लघु वर्ण तो है लेकिन अंत में भी तो लघु वर्ण है, और यहां पे सिर्फ क्या है, प्रारंभ में ही लघु वर्ण है। ऐसे ही यहां पे कह सकते हैं त्रिगुरु, तीनों गुरु हैं। इसके बाद में अंत लघु, इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जो हमारा तगण है उसको अंत लघु भी बोल सकते हैं, यानी कि अंत में क्या है, लघु है। और यहां पे जो है रगण में वो है मध्य लघु, मध्य लघु। अब देखिए मध्य गुरु, क्योंकि यहां पे जो आ रहा है वो इधर भी लघु है आगे भी लघु है, बीच में क्या है, गुरु, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं मित्रों, मध्य गुरु। प्रारंभ यानी कि आदि गुरु, आदि गुरु। और ये देखिए तीनों क्या है, लघु,
तो त्रिलघु भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं मित्रों? त्रिलघु। और अंत में है हमारा अंत लघु, अंत गुरु, अंत गुरु। इस प्रकार से मित्रों इनको हम ये भी बोल सकते हैं, आदि लघु कहेंगे तो हमारा जो गण होगा यगण माना जाएगा, त्रिगुरु में मगण माना जाएगा, अंत लघु तगण माना जाएगा, मध्य लघु रगण माना जाएगा, मध्य गुरु जगण माना जाएगा, आदि गुरु भगण माना जाएगा, तीनों लघु, त्रिलघु का मतलब है तीनों लघु नगण में आते हैं, और अंत गुरु सगण में आते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये आपका जो गण बनाने का जो सूत्र है वो कंप्लीट होता है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। मेरा यही कहना है, यदि आप छंदों का जो प्रश्न आए उसको बिल्कुल सही तरीके से आप करना चाहते हो तो वार्णिक छंदों के लिए आपको ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आज जो हमारा पहला छंद है, लौकिक छंद का जो पहला भेद था वो कौन सा था मित्रों? मात्रिक छंद, या उसको हम क्या कह रहे थे? जाति छंद भी कह रहे थे। और दूसरा जो भेद था हमारा वो था वार्णिक छंद। वार्णिक छंद को हम दूसरा नाम क्या बता रहे थे? वृत्त छंद भी कह रहे थे। तो सबसे पहले जो हमारा छंद आया, लौकिक छंदों का जो भेद है, लौकिक छंदों का सबसे पहला जो भेद है वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कह दीजिए, या इसी को हम कह रहे थे जाति छंद। जाति छंद मित्रों आपको बताया भी था मैंने कि मात्रिक छंद या जाति छंद किसे कहते हैं? कि मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर जिस छंद का निर्धारण किया जाता है वह कौन सा छंद कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। और मात्राओं के आधार पे हमने इसका जो उदाहरण पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल हम पढ़े थे आर्या, आर्या छंद। ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रीट का जो पाठ्यक्रम है उसमें मात्रिक छंद हमारे लिए एक ही है, और वो कौन सा है? आर्या छंद। आर्या छंद की विषय में प्रश्न देखिए, सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं, आर्या छंद अस्ति, आर्या छंद है, मात्रिक छंद है या वार्णिक छंद? आप तुरंत कहोगे कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। या फिर मात्रिक और वार्णिक का नाम न दे करके आपको जाति और वृत्त छंद के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको जो विकल्प में जाति लिखा हुआ हो उस पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। आर्या छंद की बात करें तो सबसे पहले देखिए मित्रों, जो भी हम छंद पढ़ेंगे उन छंदों का सबसे पहले हमें लक्षण जानना जरूरी है कि भाई आर्य छंद होता क्या है, किसे कहेंगे, आर्य छंद में किस प्रकार से हम पहचान करेंगे, ये सब बातें हमें जरूरी है। तो हम इसका सबसे पहले क्या पढ़ते हैं मित्रों? लक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लक्षण। कौन से छंद का? आर्य छंद का। ध्यान से समझिए, आर्य छंद है मात्रिक छंद, पुनः बता रहा हूं एक बार, आर्य छंद है मात्रिक छंद। इसका जो लक्षण हम पढ़ रहे हैं इसमें देखिए, सबसे पहले लक्षण को याद करना है। लक्षण यदि आपको याद हो जाता है मात्रिक छंद का तो ध्यान रखना कि मात्रिक छंद आपका बिल्कुल सही होगा, और वो कौन सा? आर्य छंद। तो देखिए लक्षण लिख रहा हूं मैं, यस्यः प्रथमे पादे, यस्यः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि, तृतीयपि।
यहां तक हमारा जो चरण है वो आपको बताएंगे कि चरण, कल बात कर रहे थे कि पाद का मतलब चरण, और इसके लिए परिभाषा भी बताई थी, गेय है पादस चतुर्थो अंश है। आज भी आपको बता देंगे कि कितने पाद हैं इस श्लोक में, लक्षण में। यस्यः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि, नीचे ही इसके जस्ट नीचे अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश चतुर्थ के पंचदश सारिया, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुछ जगह सारिया भी लिखा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये लक्षण याद करना है। यदि आप इस लक्षण को याद कर लेते हो तो आपका जो मात्रिक छंद है वो बिल्कुल सही होगा। दिक्कत यहां पे आ रही होगी कि इसको किस प्रकार से याद करें। तो देखिए सरल है, बिल्कुल ज्यादा कठिन नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले उच्चारण करवा रहा हूं मैं आपको। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सारिया। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सारिया। कौन सा छंद है मित्रों? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में भी आर्या छंद है। तो अब इसमें बात करते हैं कि इसको मात्रिक छंद कैसे कह रहे हैं कि भाई ये मात्रिक छंद का ही लक्षण है। तो देखिए अब इसमें बता रखा है कि यस्या प्रथमे पादे, कि जिस पाद, यहां पे पाद आ रहा है, पाद का मतलब क्या बताया था कल? चरण। और चरण के विषय में मैंने आपको कल बताई थी एक परिभाषा, गेय है पादस चतुर्थो अंश है, कि जो चार चतुर्थ अंश है। पाद कितने होते हैं? चार, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। यानी कि एक श्लोक या फिर कोई पद्य आएगा उसमें चार चरण होते हैं। पाद को आप यहां पे चरण में प्रयुक्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने चरण होते हैं मित्रों? चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं तो इसमें यस्या प्रथमे पादे, यानी कि जिस श्लोक में या फिर कोई पद्य में प्रथम पाद में द्वादश मात्रा, पहले चरण में कितनी मात्रा हो मित्रों? द्वादश। अब देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्रथम चरण, प्रथम चरण में कितनी मात्रा हो? 12 मात्रा, 12 मात्रा। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि, और वैसे ही तीसरे चरण में भी कितनी हो? 12 ही। तो यहां पे देखिए तीसरा चरण आएगा, तीसरा चरण, इसमें भी कितनी मात्रा होंगी? 12 मात्रा होंगी। पहला चरण, फिर उसके बाद में यहां पे तीसरा आएगा अष्टादश द्वितीय और 18, यानी कि जो हमारा द्वितीय चरण होता है, द्वितीय चरण, उसमें हमारी कितनी मात्रा मिलेंगे आपको? 18 मात्रा। आगे देखिए, चतुर्थ के पंचदश सारिया, और चौथे चरण में पंचदश, पंचदश का मतलब 15 है। चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में आपको कितनी मात्रा मिलेंगी मित्रों? 15 मात्रा। इस प्रकार से यदि आपको ये मात्राएं मिल रही हैं कोई भी श्लोक में या कोई पद्य में, तो वो कौन सा छंद कहलाएगा?
आर्या छंद कहलाता है। तो मित्रों इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आर्या छंद का जो लक्षण है, एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, आपको लय पूर्वक याद करना है, क्योंकि छंदों के लिए लय जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। जितने हम जो भी छंद पढ़ेंगे या फिर कोई भी श्लोक बोलते हैं, कोई भी पद्य बोलते हैं, उसमें जो लय पूर्वक बोलते हैं तो कोई ना कोई उसमें छंद प्रयुक्त किया गया है। तो यहां पे भी आर्या छंद है। आर्या छंद का जो लक्षण है उसको मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं, आपको याद करना है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ की पंचदश सार्या। जिस श्लोक के प्रथम चरण में 12 मात्रा, कितनी मात्रा? द्वादश का मतलब 12 मात्रा, और तृतीय यानी कि तीसरा जो चरण है उसमें भी 12 ही मात्रा होनी चाहिए। अष्टादश द्वितीय, और जो दूसरा चरण है उसमें कितनी मात्रा? अष्टादश यानी 18 है, और चतुर्थ के पंचदश सार्या, और जो चौथा चरण है हमारा मित्रों उसमें 15 मात्रा होनी चाहिए। उसको हम कौन सा छंद कहते हैं? आर्या छंद कहते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से यदि आपको याद नहीं हो रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि जो छंद हम पढ़ रहे हैं आर्या छंद, उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 12 है, फिर इसके बाद में 18 है, फिर इसके बाद में 12 है, और फिर इसके बाद में 15 है। इस प्रकार से यदि आप याद करते हो तो भी सही बात है, इनको हम प्लस भी कर सकते हैं। और ये हमारे जो कुल मात्रा है, ध्यान से समझिए, कुल मात्रा हमारी कितनी होती है मित्रों? 57 मात्रा हो जाती है। इस प्रकार से यदि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि आर्या छंद में कुल कितनी मात्रा होती हैं, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा सप्त पंचाशत यानी कि 57, इस प्रकार से। तो मित्रों अब बात करते हैं कि ये मात्राओं को हम किस प्रकार से पहचानें, क्योंकि गण तो आपने बनाने सीख लिया था आपने कि 3 जो वर्ण हैं उनका हम समूह में करेंगे तो वहां पे गण, और गण के लिए आपको बताया था क्या? आई और एस का चिन्ह। लेकिन यहां पे मात्राओं के लिए देखिए, क्योंकि मात्रिक छंद है और मात्रा हम यहां पे काउंटिंग करेंगे। तो अब देखिए यहां पे आपको यहां से बताना चाह रहा हूं मैं, इसको मिटा देता हूं ताकि हमारे को सॉल्व करने में कोई समस्या न हो। अब देखिए यहां पे यदि आप बिल्कुल एक्टिव हैं, ये देख रहे हैं अच्छी तरीके से, तो ध्यान से देखिए, यह और आधा स और यहां आ रहा है, तो यहां पे आपको अंत में क्या दिख रहा है? यकार में ए है, लेकिन ए के जस्ट आगे क्या आ रहा है? स। और आपको बता रहा था कि यदि हलंत वर्ण, हलंत का मतलब आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, यदि आधा व्यंजन हो और उससे पूर्व, अब यहां पे देखिए आधा व्यंजन कौन सा है? सकार। ऐसी स्थिति कहीं पर भी आए मित्रों, उससे पूर्व में यदि ऋस्व स्वर वर्ण होंगे, ध्यान से समझना, आधा व्यंजन वर्ण हो उससे पूर्व में मित्रों यदि ऋस्व स्वर वर्ण होंगे तो वहां पे हम उस स्वर वर्ण, ऋस्व स्वर वर्ण को किसमें प्रयुक्त कर देंगे? दीर्घ में प्रयुक्त कर देंगे। और दीर्घ स्वरों के लिए हम कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? द्विमात्रिक। और ऋस्व स्वरों के लिए एक मात्रिक। तो यहां पे देखिए ये में ए है, ऋस्व है, लेकिन सकार आगे आधा है, इस कारण से ये इसमें जुड़ जाता है, और यहां पे संयोग होने के कारण से हम इसको किसमें प्रयुक्त करेंगे? दो का मतलब दीर्घ, दो का मतलब यहां पे क्या रखना है? दीर्घ। दीर्घ मतलब द्विमात्रिक। कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। आगे देखिए या आ रहा है, लेकिन कल आपको बताया था यदि विसर्ग या अनुस्वार आ गया है तो भी वो कौन सा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं मित्रों? तो आप तुरंत कहोगे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। मित्रों दीर्घ स्वरों को और क्या कहते हैं? तो आप तुरंत कहोगे कि द्विमात्रिक स्वर।
मित्रों दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे गुरु स्वर भी कह सकते हैं। तो यहां पे मात्राओं की बात कर रहे हैं, तो दीर्घ जो है हमारा स्वर आ, इसको हम द्विमात्रिक प्रयोग करेंगे, तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें क्या है, जो पै है, ध्यान से समझिए, जो पै हम प्र लिख रखे हैं, तो ये प्र की जो स्थिति है वो देखिए किस प्रकार से है, पै है और इसमें र और इसमें ए, इस प्रकार से है मित्रों। तो यहां पे जो पै है वो भी इसमें ही चला जाएगा, कहां तक आ जाएगा, यानी कि आकार में ही आ जाएगा। आधा है, आधा पकार है और र पूरा है, तो यहां पे हम किसको, यहां पे जो प्रयुक्त करेंगे वो एक मात्रिक करेंगे, यानी कि एक इसलिए लिख रहा हूं कि रकार है ना, रकार में ए है वो सिर्फ ऋस्व स्वर ही है। आप कहोगे सर ये तो संयुक्त लग रहा है, संयुक्त नहीं है, पै है इसमें वो इधर आ गया इसमें, और रकार है उसके लिए, रकार में ऐ तो है उसके लिए हम एक प्रयुक्त कर देते हैं। इसके बाद में थ है, थ में भी एक मात्रिक, आकार एक ही तो है, एक मात्रिक, में एक ही मात्रा आ रही है, द्विमात्रिक। ध्यान से समझिए, ज्यादा आप माइंड पे प्रेशर मत कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं या फिर ऐसे मन में करने लग जाते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपके चारों तरफ फिर वो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, वही घूमने लग जाता है। तो मित्रों मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल आप निश्चित पूर्वक बैठ करके और ये समझिए कि क्या समझा रहे हैं सर। यहां पे देखिए आपको बताया, पुनः एक बार बता रहा हूं, यकार में अकार है, ये सकार आधा होने के कारण से द्विमात्रिक हो गया, संयोग। यहां पे विसर्ग है, वैसे भी आ है, द्विमात्रिक में आता है तो 2 हो गया। आगे यहां पे प्र है, लेकिन आपको समझा है कि प्र में पै आधा है तो इधर आ जाएगा ये, और जो र है वो उसमें ए की मात्रा है तो एक मात्रिक है, थ में भी ए है तो एक मात्रिक, एक की जो मात्रा है वो द्विमात्रिक। अब आपसे पूछे कि बताइए ये यहां पे पाम में कौन सा स्वर है, तो आप तुरंत कहोगे आ स्वर है, और आ स्वर के लिए मित्रों हम 2 मात्रा यानी कि द्विमात्रिक कह सकते हैं। आपको द में ए है तो दे बना है, तो यहां पे ए भी द्विमात्रिक है। इसके बाद में आप देखिए द्वादश, अब द्वादश लिख रहे हैं तो देखिए द आधा है और वा, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो वह है हमारा, ये दकार है, ये पहले इसमें गिन लिए, हम काउंटिंग कर लिए हैं ए में ही, और यहां पे हमारे पास जो शेष रहा है वो रहा है वा, और वा में मित्रों आ की मात्रा है तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, द्विमात्रिक। दकार में ए है तो एक मात्रिक, स भी एक मात्रिक, मां, अब मां के जस्ट आगे देखिए, तभी तो मैं आपको कह रहा था कि आप संयुक्त जो व्यंजन है उनको अच्छी तरीके से पढ़िए। अब मां में आ की मात्रा है, लेकिन आगे रकार भी तो है, वैसे तो यहां पे दीर्घ है ही आ, लेकिन आगे त्र में र है तो ये र भी, त्र में पहले क्या है तय, तो ये भी इसमें आ जाएगा, तो यहां पे हम द्विमात्रिक का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए र में आ की मात्रा है तो यहां पे भी द्विमात्रिक हो जाएगा, और ये सकार है ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। आगे जो है तय में ऋस्व स्वर 1 था 2। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए आप त्रि, आप कहोगे ये तो संयुक्त है, संयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम तै ता ती ती तू तू त्रि, त्रि कोई संयुक्त थोड़ी है। आपसे पूछा जाए कि की संयुक्त है क्या, नहीं, की संयुक्त नहीं है। तो यहां पे तय में री की मात्रा है और री हमारा क्या है, लघु, लघु होने के कारण से यहां पे हम इसमें आई ही प्रयुक्त करेंगे, यानी कि एक मात्रिक है। आगे जो ती है वो द्विमात्रिक है, ये है वो भी द्विमात्रिक है, और पी है वो एक मात्रिक है। इस प्रकार से मित्रों हम ये मात्रा है 2 2 1, इनका तात्पर्य क्या है, एक लिखा हुआ तो एक मात्रिक, 2 लिखे हुए तो द्विमात्रिक। ऐसे ही हम यहां पे प्रयुक्त करते हैं, देखिए ए और स,
अब बताइए, आकार है वो ऋस्व वर्ण है, ऋस्व स्वरित तो है आकार, बिल्कुल सही है, आकार ऋस्व स्वर है, लेकिन आगे क्या है, मूर्धन्य सकार, और वो भी आधा। आधा होने के कारण से यहाँ पे मित्रों हम इस आकार को दीर्घ कर देंगे, और दीर्घ करने के कारण से द्विमात्रिक हो जाता है। टा में आ है तो ये भी द्विमात्रिक हो गया, द में ए है एक मात्रिक, स में ए है एक मात्रिक। अब आप कहोगे सर ये आगे तो दकार और भी है, तो बिल्कुल सही है, तुरंत पहचान जाना आप भी इस प्रकार से कि सकार में आकार तो है, लेकिन आगे क्या है, द आधा और वी पूरा, तो यहां पे द आधा इसमें आ जाता है, तो यहां पे इसको दीर्घ कर देते हैं। वी है वो छोटी है, यानी कि ऋस्व है तो एक मात्रिक हो जाएगी, टी दीर्घ है तो द्विमात्रिक, ये में एक ही मात्रा है तो द्विमात्रिक, च में ए है एक मात्रिक, तू में उ ऋस्व है एक मात्रिक। लेकिन ध्यान से समझिए, अब च तू रे आ रहा है, आधा रे है, ये ऊपर चला गया है, जिस प्रकार से यहां पे आधा सकार आया है वैसे ही आधा रे है। देखिए कहां पे बोला जाएगा, च तू रे थ। तो यदि इस प्रकार से आ रहे हैं तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि रकार आ गया तो यहां पे द्विमात्रिक हो गया, क्योंकि संयोगे गुरु, आधा व्यंजन यदि कोई स्वर के आगे आ रहा है तो वहां पे वो आधा व्यंजन से पूर्व जो हमारा ऋस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो तो वो दीर्घ में प्रयुक्त हो जाता है। अब यहां पे देखिए थकार है तो एक मात्रिक, के में दो मात्रिक, पै और फिर आगे क्या आ गया, आधा व्यंजन, तो यहां पे द्विमात्रिक, च एक मात्रिक, द भी एक मात्रिक, स एक मात्रिक, और सा आ की मात्रा तो द्विमात्रिक, और यहां पे जो आ रहा है या, तो ये भी क्या आ जाता है मित्रों, द्विमात्रिक। इस प्रकार से हमारे लक्षण से ही हम ज्ञात कर रहे हैं, उदाहरण भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन आज आपको मैं लक्षण में ही आपको उदाहरण भी समझा रहा हूं, और लक्षण में हमारे पास आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि ये आर्य छंद का लक्षण है, मात्रा भी आपको प्रदर्शित की गई है, और आराम से आप मात्रा भी इसमें देख सकते हो। अब देखिए आर्य छंद का हमने लक्षण पढ़ा, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ की पंचदश सारिया। अब देखिए काउंटिंग कीजिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि प्रथम जो चरण है हमारा, प्रथम पाद जिसको बोल रहे थे आप, यस्याः प्रथमे पादे। अब देख लीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ करके आपकी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी मित्रों, 12 मात्रा। कितनी मात्रा आ रही है, 12 मात्रा आ रही, 2 4 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। यहां पे बात करते हैं कौन सा चरण है, आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहोगे कि द्वितीय चरण। कौन सा चरण है, द्वितीय। और दूसरे चरण के लिए कितनी मात्रा आएंगी, 18 मात्रा। जिस श्लोक में दूसरे चरण में यदि 18 मात्रा आ रही हैं और प्रथम चरण में 12 मात्रा आ रही है, उस चरण को हम लगभग अभी तक कौन सा छंद में प्रयुक्त कर सकते हैं, आर्य छंद में। तो यहां पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस प्रकार से मित्रों यहां पे देखिए 17 मात्रा आई, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई गलती हुई होगी। अब इसको समझिए आप, वाह सही है, द में 1, स में 1, मां में भी 2 सही है, यहां पे 2 सही है, एक मात्रिक था, आ यहां पे द्विमात्रिक सही है, त्रि एक मात्रिक है, ती बड़ा है 2 मात्रिक, और ये भी सही है, अपी ये भी सही है। इस प्रकार से चलो ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 5 17, लेकिन जो अंत का है हम इसको क्या मान सकते हैं मित्रों,
इसको हम दीर्घिमी मान सकते हैं। तो इसमें हमारे कितनी मात्रा आ रही है मित्रों? 18 मात्रा आ रही है। इसको मान लेंगे आवश्यकता अनुसार। आगे बात करते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12 मात्रा होनी चाहिए। 2 दूनी 4, 1 5, 7 8 9 10 और 11 12। ये जो हमारा तीसरा चरण है इसमें कितनी मात्रा हो गई मित्रों? 12 मात्रा इसमें भी हो गई। और चतुर्थ की पंचदश सारियां चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए? 15। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से ये चौथा चरण था हमारा। इसमें मित्रों कितनी मात्रा हो गई है? 15 मात्रा हो गई है। इस प्रकार से मित्रों आज आपका जो ये आर्या छंद है इसका मैंने लक्षण बता दिया है। जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें आपको 2 उदाहरण बताए जाएंगे। आप ही को एक बार करना पड़ेगा कि हाँ इसमें कौन कौन सी मात्राएं एक मात्रिक है द्विमात्रिक, वो कल आपको बताया जाएगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। हमारा जो वीडियो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।